आइए अब सुनते हैं स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सिविल सोसाइटी अलायंस और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया गया खुसूसी रेडियो प्रोग्राम सीरीज ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत आपका हक का पहला प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत आपका हक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली नसर। ये प्रोग्राम स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सिविल सोसाइटी अलायंस और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 4 इक़सात पर मुश्तमिल है और जिसकी आज पहली जो किस्त है, जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। आज इस पे हम इस हवाले से बात करेंगे जहाँ पे हमारे 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि माहिरीन हैं अपने अपने शोबे के, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं और फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ करवाऊँ अपने मेहमानों से, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी तहकीक कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी की है उसमें हम कम और दरमियानी आमदनी वाले मुल्क के तौर पर जाने जाते हैं, जहाँ तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर पर या इससे नीचे जिंदगी गुजार रही है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक 36.9% घराने या घर खुराक की अदम दस्तयाबी या कमी से दो चार है। तकरीबन 5 में से 1 घर शदीद ग़िज़ाई किल्लत से दो चार है और पाकिस्तान के तकरीबन 20% बच्चे और माएँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का और हमारे साथ पैनलिस्ट जो सबसे पहली हैं हमारी मिस आलिया हबीब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की और जो सिविल सोसाइटी अलायंस है न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में, उसकी कोऑर्डिनेटर की। तो आज हम इनसे बात करेंगे इस हवाले से। हमारी दूसरी पैनलिस्ट जो हैं मिस आयशा जमशेद, ये कंट्री डायरेक्टर हैं डोचे वेल्थ हंगर हेल्फा, जो कि जर्मन एग्रो एक्शन के तौर पे पहले काम करता था। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट सैयद मिक़दाद नकवी हैं, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट में और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़ासतौर पे बहुत बड़े दाई हैं बच्चों के हकूक़ के हवाले से। और जो अभी रिसेंटली ज़ैनब अलर्ट एक्ट आया है 2019 में, उसमें इन्होंने जो है वो हुकूमत को अपनी टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है। इसके अलावा लॉ के ऊपर और 2018 में इनको जर्नलिस्ट अवार्ड है, आगाही अवार्ड, वो भी मिल चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। और सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा मिस आयशा आपसे कि ये जो खाना और खुराक है इसमें क्या फ़र्क है? जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की और फूड सिक्योरिटी की, जिसको हम खुराक या ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, तो इससे क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जब आप बात करते हैं ना खुराक की, खुराक कोई भी जो चीज़ आप खा रहे हो उसको आप खुराक कहते हैं। रोटी है तो वो भी खुराक है, दूध है वो भी खुराक है, इसी तरह सालन है वो भी खुराक है। लेकिन जब आप ग़िज़ाइयत के ऊपर बात कर रहे हो तो ग़िज़ाइयत वो चीज़ है कि जब आप मुतवाज़िन मिक़दार में क्या चीज़ खाते हैं जिससे आपकी जिस्मानी नशो-नुमा की तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हों। और ये ज़रूरियात हर उम्र में, हर जेंडर में फ़र्क है। मर्दों की ज़रूरियात फ़र्क होंगी ग़िज़ाइयत की, औरतों की फ़र्क होंगी, हामला ख़वातीन की फ़र्क होंगी, बच्चों की फ़र्क होंगी, इसी तरह जो नौजवान हैं उनकी फ़र्क होगी। तो हर अपने उम्र के हिसाब से हर एक को जो सही मिक़दार में खाना खाना, इस तरह से कि उसमें हर तरह की चीज़ें मिक्स मौजूद हों कि उनकी तमाम नशो-नुमा की चीज़ें पूरी हों, उसको आप ग़िज़ाइयत कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मिस आयशा। मिस आलिया, आप ये बताइए कि एक खुराक होती है और एक, जिस तरह मिस आयशा ने कहा, एक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक होती है। दोनों में फ़र्क क्या है और ये एक आम आदमी कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि जो मैं खुराक ले रहा हूँ, इनटेक हो रही है, उसमें से ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक कौन सी है और कौन सी खुराक ऐसी है जिसका उसके जिस्म को और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा? बहुत शुक्रिया अली। मेरी तरफ से तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ा अहम मौजू है जिसको जिस पे हमने बात करनी है। देखिए, खुराक बुनियादी तौर पे जब हम जनरल कॉन्सेप्ट आम तौर पे ये पाया जाता है लोगों में, या हम सब ये समझते हैं कि हमने अगर भूख मिटा ली है, हमारी भूख ख़त्म हो गई है और खाना हमने खा लिया है तो शायद हमारी वो ज़रूरत पूरी हो गई है।
لیکن بھوک مٹانے اور جسم کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ اس طرح سے پورا کرنے میں کہ وہ تمام جو افعال ہیں یعنی صحیح طرح سے اس کی نشو نما ہو سکے، وہ ذہنی اس کی جو ذہنی نشو نما ہے انسان کی وہ بہتر ہو، وہ پوری اپنی توانائی کے ساتھ زندگی کے تمام جو کام ہے وہ کر سکتا ہو، اس میں اور صرف بھوک ختم کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو ہماری عوام کو سہولت حاصل ہے وہ صرف بھوک ختم کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو نیشنل نیوٹریشن سروے ہے 2018 کا، جو کہ کووڈ سے پہلے کا سروے ہے اور یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے، اس کے مطابق ہماری پاکستان کی 37% آبادی جو ہے وہ غذا کی کمی کا شکار ہے، مطلب فوڈ انسیکیور ہے۔ اور فوڈ انسیکیور یا غذا کی جو کمی ہے اس کے اندر جو غذائیت کی کمی ہے وہ ان بلٹ ہوتی ہے، کیونکہ غذا کی کمی اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں جب تک غذائیت کی کمی پوری نہ ہو۔ تو غذا اور غذائیت کے ڈفرنس کو سمجھنا یا فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غذا ہم کھاتے ہیں، اگر آپ تینوں وقت ہم روٹی کھاتے رہیں تو ہماری غذا مطلب بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن غذائیت پوری نہیں ہوگی۔ غذائیت کے لیے ضروری ہے کہ جو تمام وائٹامن، منرل، معدنیات، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، یہ تمام جو گروپس ہیں غذائیت کے یا غذا کے تمام جو اجزاء ہیں وہ ہمیں مہیا ہوں۔ تو عام غذا جو ہم کھاتے ہیں، ہم اکثر ہماری جو کھانے کی عادات ہیں وہ ہماری پسند اور ناپسند سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں۔ تو مجھے اگر سبزیاں پسند نہیں ہیں تو میں ہر وقت گوشت کھاتا رہ سکتا ہوں، اور اگر مجھے گوشت پسند نہیں ہے اور میں ویجیٹیرین ہوں تو میں صرف سبزیاں ہی کھاؤں گا۔ تو جب آپ کسی بھی فوڈ گروپ کو یا غذا کے کسی بھی ایک عنصر کو اپنی زندگی سے یا اپنے کھانے کی عادات میں شامل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی غذا جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتی، متناسب نہیں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی جو غذائیت کی کمی ہے وہ پوری طرح پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ بیلنس ہو، اس میں مناسب مقدار میں تمام فوڈ گروپس یا غذا کے تمام جو گروپس ہیں وہ شامل ہوں، جیسے جس میں دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دودھ ہے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، پانی انتہائی ضروری ہے کہ ہماری خوراک کے ساتھ پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 70% سے زیادہ انسانی جسم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پانی پہ مشتمل ہے۔ اس لیے یہ فرق ہے غذا اور غذائیت کے اندر۔ بہت شکریہ مثالیہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا۔ تو اب یہ بھی ہمیں بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ ہم اپنی روزمرہ خوراک کو غذائیت سے بھرپور اور متوازن کیسے بنا سکتے ہیں؟ روزانہ کی خوراک میں تمام فوڈ گروپس جو ہیں وہ شامل ہوں، اس میں پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ، انڈا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری روزانہ کی خوراک میں شامل ہونے چاہیے۔ ایک بیلنس آپ کی جو کھانے کی پلیٹ ہے اس کے اندر یہ تمام تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے۔ آپ کو دن میں صبح کے وقت اگر آپ کچھ فوڈ گروپ لے رہے ہیں، یعنی آپ دودھ لے رہے ہیں، دہی لے رہے ہیں، اور آپ نے بریڈ لی ہے یا روٹی کھائی ہے اور اس کے ساتھ یا پراٹھا کھایا آپ نے تھوڑا سا، تو دوپہر کے کھانے میں آپ کے خوراک میں سلاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پھلوں میں سے آپ کوئی بھی پھل جو ہے اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں، جو بھی موسمی پھل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مہنگے قسم کا پھل یا کوئی مہنگی سی خوراک جو ہے امپورٹڈ وہ آپ نے کھانی ہے تو آپ کی غذائی ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ قدرت نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر علاقے میں اس کے موسم کے لحاظ سے اور اس کی ضروریات کے لحاظ سے جو غذائی اجزاء ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ خشک میوہ جات جو ہیں وہ آپ کی خوراک کا حصہ بن سکتے ہیں، تھوڑی مقدار میں بے شک ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو وہ ایک بیلنس ڈائٹ یا متناسب خوراک بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ مثالیہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اسی سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ مس عائشہ، کیونکہ آپ حکومت کے ساتھ بھی، حکومتی نمائندوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور نیوٹریشن کی آواز پہنچا رہی ہیں ایوانوں تک، کہ اس کو جو ہے وہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں بلکہ
जो है वो आइन और कानून का हिस्सा भी बनाए कि तमाम लोगों तक उसकी पहुंच हो। तो ये बताइए कि क्या ग़िज़ाइयत की कमी जो है वो, अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें, तो क्या मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भी कोई रुकावट डाल सकती है? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में अगर आप इसको माशी तरक्की से डायरेक्टली भी लिंक करें ना, तो ग़िज़ाइयत की जो कमी है वो आपकी ज़हनी नशो-नुमा पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो उसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट है, और फिर उसके अलावा उनकी जो एनर्जी लेवल है या जो माइंड डेवलपमेंट है वो भी कम है। अगर बच्चा जो है उसको माँ के पेट में सही ग़िज़ाइयत ना मिल रही हो, तो वो जब पैदा होता है तो तभी उसमें ग़िज़ाइयत की कमी होती है या वो मैल नरिश्ड होता है। और आहिस्ता-आहिस्ता जब ये बच्चे बड़े होते हैं और वो डेफिशिएंसीज़ पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो जब बाय द टाइम आप बड़े होते हैं और आप मैच्योर फील्ड में आते हैं कि आपने काम करना शुरू करना है, तो आपका ज़हन उस तरह कंपैटिबल नहीं होता बाकी सब लोगों के साथ, क्योंकि आपके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी है। फिर आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती है, आप बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली जो ग़िज़ाइयत है ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी मुल्क की तरक्की के साथ, इस तरह से कि अगर हमारा जो नौजवान नस्ल है या आने वाली नस्ल है, अगर वो सेहतमंद नहीं होगी, चुस्त नहीं होगी, तंदुरुस्त नहीं होगी, तो मुल्क आगे बढ़ेगा कैसे, या आप अपनी फैमिलीज़ की आगे देखभाल कैसे करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मिस आयशा कि आपने इतनी तफसील से हमें इस बात से आगाह किया। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे पैनलिस्ट की तरफ, सैयद मिकदाद मेहदी। मिकदाद साहब, हमें ये बताइएगा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हर इंसान का बुनियादी हक है। इस बारे में हम सबको मालूम है, मीडिया पे भी बात होती है, हम सब इससे मुकम्मल तौर पर आगाह भी हैं। SDGs भी हम साइन कर चुके हैं, उसमें भी जो है वो राइट टू फूड के ऊपर बात होती है कि खुराक जो है वो बुनियादी हक है। तो क्या पाकिस्तान का आइन और कानून इस हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली मज़हर, और आज के इस सेशन का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट टू फूड के ऊपर बात हो रही है, और स्पेशली इस कोविड के दौरान जबकि बहुत से लोग जो ऑलरेडी वल्नरेबल थे वो मज़ीद वल्नरेबल हो गए हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि आया हमारा जो खुराक का हक है वो बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया है या हमारा उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुनियादी हकूक़ से मुराद बेसिकली ये है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो बुनियादी हकूक़ से मुखालिफ हो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अगर हम देखें, राइट टू लाइफ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन राइट टू फूड जो है वो मौजूद नहीं है। अब एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का केस था 90s के दौरान, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि राइट टू लाइफ तो मौजूद है और लाइफ की डेफिनेशन भी मौजूद नहीं है। जो आपका बुनियादी क्वेश्चन था कि ये हमारे इसको लीगल कवर हासिल है या इसको कानूनी तौर पर कोई हैसियत हासिल है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर राइट टू फूड को उस तरह से वो कवर हासिल नहीं है जो कि हमारे रीजन के दूसरे मुल्कों के अंदर या इवन हमारे हमसाया ममालिक के अंदर भी राइट टू फूड को जिस तरह से लीगल कवर दिया गया है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो बेसिकली अभी तक हम इस पे लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवर है वो भी देने की ज़रूरत है। तो उसको शामिल करने के लिए क्या चीज़ें, क्या इक़दामात करने ज़रूरी हैं, और सिविल सोसाइटी अलायंस या उसमें जो न्यूट्रिशन पे काम करने वाले इदारे हैं, सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी, या जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं? और अगर हम इसको शामिल नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? क्योंकि अभी 70 साल तो हो गए और आवाम को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है एज अ बुनियादी हक। तो अगर ये हमने शामिल करनी है तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा आवाम को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अली मज़हर। बेसिकली देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चीज़ को कवर मिल जाता है तो उस हक को डिनाई नहीं किया जा सकता। आप देखें कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अगर हम उसकी वायलेशन देखते हैं, अगर मैं बतौर वकील बात करूं तो हम देखेंगे कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है तो मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं कि इस बंदे का ये हक है। फॉर एग्जांपल, राइट टू एजुकेशन को हमने अपना बुनियादी हक तस्लीम किया और उसको 25A में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया 18th अमेंडमेंट के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ, अगर
کہیں دیکھوں کہ کوئی علاقہ اسکول سے ڈپرائیو ہے تو میرے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ فائل کر کے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کروا سکتا ہوں کہ وہاں پہ اس پروویژن کو یقینی بنایا جائے. اسی طرح اگر رائٹ ٹو فوڈ کو اگر شامل کر لیا جائے, آئینی حقوق کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا جائے, تو کسی بھی لے مین کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا کر اس خاص علاقے کے لیے جہاں پر انسفیشینٹ فوڈ ہے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کے دوسرے فنکشنریز کو ڈائریکٹ کروا سکتے ہیں کہ وہاں پر خوراک کی پروویژن کو یقینی بنایا جائے. بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوا تھا ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر, جہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر 2013 میں یہ ہمسایہ ملک ہے اس کے اندر اس حق کو تسلیم کیا گیا تھا. یہ سب نیشنز کے ساتھ ابھی یہ ڈیولپنگ چیزیں ہیں, ابھی لوگ اور نیشنز اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں. تو رائٹ ٹو فوڈ کو اس کو 2013 میں تسلیم کیا گیا اور اس کو انشور کرنے کے لیے نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 انڈیا میں جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اور اسی لاء کے انڈر انہوں نے کہا کہ کسی بھی اسکول کے اندر جو کہ خطے غربت سے نیچے کے علاقے ہیں, ان اسکولوں کے اندر ایک میل جو ہے وہ ہر بچے کو ہاٹ میل جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے نیشن کو آگے لے کر جانا ہے, جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو رائٹ ٹو فوڈ کو انشور کرنا, فوڈ سیکیورٹی اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو یقینی بنانا, یہ انتہائی اہم ہوگا. ادروائز آپ ڈسیبلٹی کا ریٹ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ مینٹل جو ہماری لیول ہے اور ہماری جو فزیکل گروتھ کا لیول ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ الٹا نقصان ہو رہا ہے, فائدہ یا بچت نہیں ہو رہی اس کو کانسٹیٹیوشن رائٹ نہ بنا کر. بہت شکریہ مقداد صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ ہم سب کو, ہمارے سامعین کو سمجھایا ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں اور سوالوں کی طرف چلوں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کا کیا سوال ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام خرم ملک ہے, میں بارکو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی خرم, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال تھا, میرے 3 بچے ہیں جن کی عمریں تقریباً 10 سال سے کم ہیں. اچھا جی. وہ اکثر بیمار رہتے ہیں. آپ کے ماہرین سے میرا یہ سوال تھا کہ میں اپنے بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے مطلب ان کو ایسی کون سی خوراک دوں جو زیادہ مہنگی بھی نہ ہو اور غذائیت سے بھرپور ہو. جی ہمارے پینلسٹ میں سے کوئی اس پہ جواب دینا چاہیے. مس عائشہ, مس عالیہ. جی میں اس کے بارے میں یہ مطلب کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہیں, اپنے فیملی ڈاکٹر جو ہیں, ان سے کنسلٹ کریں, کیونکہ اس ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر آپ کوئی بھی دوا جو ہے وہ تو ظاہر ہے نہیں دے سکتے. جب آپ نے اپنے گھر کی خوراک کو جنک فوڈ کے مقابلے میں یا برگر اور پیزا کے مقابلے میں لے کے آنا ہے, تو پھر آپ کو انہیں بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنانا ہوگا تاکہ بچے وہ کھائیں. یعنی آپ فروٹ کو کاٹ کے اس کو چاٹ کے طور پہ بچوں کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو کھائیں. اسی طرح سے سبزیاں جو ہیں ان کو مکس کر کے ان کو مزیدار بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں. بچوں کی پسند کی سبزیاں ان کو دے سکتے ہیں. باہر کی جو چیزیں ہیں جنک فوڈ جیسے پاپڑ اور کینڈیز اور چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. بہت کبھی کبھی ضرور دے دیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کو بالکل منع نہیں کر سکتے, لیکن کوشش کریں کہ وہ گھر کا کھانا جو ہے وہ زیادہ کھائیں. اور آج کل خاص طور پہ کووڈ کی سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں, تو باہر کا کھانا ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کہ بچے جو ہیں ان کا مسئلہ ایکچولی کیا ہے, کیوں وہ اتنا زیادہ بیمار رہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وائٹامن کی یا منرل کی کمی ہو جس کے لیے ڈاکٹر انہیں ٹیسٹ سجیسٹ کرے. پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو ہمارا جی ڈی پی ہے, اس کا $7.6 بلین کے مطابق ہر سال لاس ہوتا ہے بیکاز آف اسٹنٹنگ اونلی. اور اسٹنٹنگ جو ہے وہ میل نیوٹریشن یا غذائیت کی کمی کا ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ غذائیت کی کمی کے بہت سے دوسرے حصے بھی موجود ہیں جن میں ہم مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کو لے کے آتے ہیں, جس میں اوور ویٹ یا اوبیسٹی, موٹاپا جو ہے وہ بھی غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ وہ فگرز ہیں اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں اور ریسرچڈ ہیں. اچھا مس عالیہ, اس میں ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ہمارے سامعین کے لیے, کیونکہ آپ نے جو ابھی بات کی اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن تھی. تو ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا تو پتہ چل گیا کہ غذائی تحفظ ہے, اور ہمیں جو ہے وہ یہ ساری باتوں کا, یہ اسٹنٹنگ کیا ہے؟
इसको अगर आप आम जुबान में हमारे सुनने वालों तक पहुंचा सकें कि स्टंटिंग से मुराद क्या है, स्टंटिंग को आम जुबान में हम क्या कहते हैं? जी, स्टंटिंग जो है वो बुनियादी तौर पे जब बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से कद में छोटे रह जाते हैं उसको स्टंटिंग कहते हैं। हमारे मुल्क में मतलब इसी तरह से बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से जब उनका वज़न बहुत कम हो जाता है उसको तो आप सूखापन जो है वो कह सकते हैं, लेकिन जो स्टंटिंग है वो है उम्र के लिहाज से कद में छोटे होना। और बच्चे सिर्फ कद में छोटे नहीं रह जाते, यानी फिजिकली जिस्मानी तौर पे उनका कद उम्र के लिहाज से सिर्फ छोटा नहीं होता, बल्कि उनकी जो जहनी नशोनुमा है वो भी अपनी उम्र के लिहाज से नॉर्मल बच्चों से कम होती है। तो जो स्टंटिंग है जब बच्चा पैदाइश से पहले के जो अवामिल होते हैं, यानी हमल के दौरान माँ की खुराक और ये सारी चीज़ें वो भी इसमें शामिल है, प्लस जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी जो माँ के दूध का पिलाना और फिर उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है या माँ के दूध के साथ साथ उसको जो इजाफी ग़िज़ा दी जाती है 6 माह के बाद, उसका मुनासिब ना होना भी स्टंटिंग के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और ख़तरनाक बात सबसे ये है कि 2 साल के बाद स्टंटिंग इरिवर्सिबल हो जाती है। आप स्टंटिंग को किसी भी दवा या उससे फिर 2 साल के बाद उसको काबू नहीं पा सकते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो सारी उम्र के लिए दिमागी तौर पे वो भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जो कि आम नॉर्मल इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसको जब कैलकुलेट किया कि इसका इकोनॉमी के ऊपर असर क्या होता है, तो वो 7.6 बिलियन US डॉलर के बराबर उसका लॉस होता है इकोनॉमी को हर साल। और आप ये देख सकते हैं, जनरली आप देख लें, जैसे आयशा ने पहले भी बताया था कि अगर आप जनरली भी देखें तो हम ये देखते हैं कि बतदरीज हमारे जो वालिदैन थे या दादा दादी की जो नस्ल है उनको आप देखिए उनके कद जो थे वो लंबे होते थे। अब बतदरीज जो हैं वो कद छोटे होते चले जा रहे हैं। और अगर नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 40% बच्चे जो हैं हमारे वो स्टंटेड हैं, मतलब हम ऐसे लोगों की कौम बनने के करीब पहुंचने वाले हैं जो कि दिमागी तौर पे दुनिया के बाकी कौमों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। इसी वजह से जो अभी आपने भी पहले मेंशन किया कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली स्पीच में जो वो 2 ब्रेन स्कैन दिखाए थे, बुनियादी तौर पे वो एक स्टंटेड बच्चे का ब्रेन स्कैन था और एक नॉर्मल ब्रेन स्कैन था। ये इसी वजह से बहुत ख़तरनाक है कि आपको ग़िज़ाइयत की जो तरफ तवज्जो देनी है। और जब हम ख़ुराक की बात करते हैं कि ख़ुराक का तहफ़्फ़ुज़, तो ख़ुराक का तहफ़्फ़ुज़ से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने रोटी इंश्योर करनी है, बल्कि ये उसका मतलब एक्चुअली ये है कि आपने तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात अपने लोगों की पूरी करनी है। अब अगर हम एमरजेंसी की तरफ आ जाते हैं, जो आपका सवाल है कि एमरजेंसी की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, तो एमरजेंसी सिर्फ मतलब मैन मेड भी हो सकती है, इंसान की बनाई हुई एमरजेंसी भी हो सकती है, जैसे फसाद हो जाते हैं या जंग हो जाती है या इस तरह के कोई वाक़यात हो जाते हैं। और कुदरत की तरफ से जो आने वाली एमरजेंसीज़ हैं, हंगामी सूरत हाल है जिसमें ज़लज़ला है, सैलाब है, या जैसे अब वबा का हमें सामना है, कोरोना का, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इमरजेंसी में फॉल करती हैं। और मेरा ख्याल है कि आयशा इसमें ज़रूर अपना इनपुट देंगी, क्योंकि WHO जो है उनका इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन इमरजेंसी में ख़ास तौर पे हम जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आम तौर पे जब लोगों को खुराक नहीं मिलती तो उनको राशन दिया जाता है। और हमने देखा है कि कोरोना में भी इसी तरह से, कोरोना की फर्स्ट वेव जो थी उसमें इसी तरह हुआ कि बहुत से लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने भी राशन की फराहमी जो है उसको अपनी प्रायोरिटी बनाया। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, राशन पैक जो है, उनको न्यूट्रिशनली बैलेंस होना चाहिए, वो सर्वाइवल के लिए नहीं होने चाहिए सिर्फ। मैं चाहूँगी कि आयशा भी इसमें अगर थोड़ा सा इनपुट दे सकें कि इमरजेंसी में किस तरह हम कर सकते हैं ग़िज़ाइयत का तहफ़्फ़ुज़। नहीं, बहुत शुक्रिया आलिया, आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी ना, जो एक रिक्वायर्ड रेशो है कि आपको एक इंसान को दिन में कितने खाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कर देंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं है। आपने उसको उतना ही रखना है जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। जिस तरह सुन्नत भी है कि आप थोड़ा भूख रख के खाएं ना, तो वो वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलती है उसके अंदर फिर आप
हर चीज़ को खाएं। जब आपको एक पैकेज दिया गया है और वो कैलकुलेटेड पैकेज है, तो हम लोगों को अक्सर कम्युनिटीज़ में जो चैलेंज फेस होता है, जब इस तरह की इमदाद या मदद कम्युनिटीज़ की तरफ जा रही होती है या उनको फराहम की जाती है, कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर से चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा जी हम लोग ये फॉर इंस्टेंस आटा है तो हम इस तरह का आटा नहीं लेंगे, या हम लोग दाल नहीं खाएंगे, या हमारे बच्चे दाल नहीं खाते। वो उस पैकेज में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो सब ने खानी है। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में दूसरा मसला ये भी होता है, या इमरजेंसीज के दौरान जो दूसरा मसला होता है कि पानी की इनटेक कम हो जाती है। देखिए, ग़िज़ाइयत का बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है, हमारा जो इंसानी जिस्म है वो 75% पानी पे मबनी है ना। तो अगर आपकी पानी की इनटेक, जो आप पानी पीते हैं, वो ठीक नहीं होगा, तो आप जितनी मर्जी ग़िज़ा खा लें वो डाइजेस्ट सही नहीं होगी, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब सही नहीं होगी, और उससे भी मसला बनता है कि जो पानी की कंजम्पशन है वो भी ज़रूर, वो आपकी ग़िज़ाइयत का एक पार्ट है। आपको कम से कम दिन में 8 ग्लास पीने हैं हर एक को ना, कम से कम। तो ये चीज़ हम लोगों को इंश्योर करनी चाहिए ड्यूरिंग इमरजेंसीज। बहुत शुक्रिया मिस आयशा। अच्छा, प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं हम उनसे जो है वो एक एक जुमले में अगर पूछें। मिकदार साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगा कि वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं या कोई एक बड़ा इक़दाम जिसके ज़रिए खुराक और ग़िज़ाइयत के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी हक़ के तौर पर आईन पाकिस्तान में शामिल कराया जा सकता है? जी, शुक्रिया अली। सन CSA के प्लेटफॉर्म से हम लेजिस्लेटर्स के साथ इस इशू के ऊपर एडवोकेसी कर रहे हैं कि इसको जो है वो आइन का हिस्सा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर इसको इंश्योर किया जाए। दूसरी साइड पे अगर देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि हम अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक गुजारेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। तो अगर हम इस्लाम का सुनहरी दौर देखें, खिलाफ़ रास्ता का दौर देखें, तो हज़रत उमर तो फूड के मुतल्लिक़ ये कहते हैं कि अगर नील के साहिल पर अगर कुत्ता भूखा मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार वो हुक्मरान है। तो हज़रत अली की अगर मिसाल लें तो वो अपने खुद अनाज की बोरियां उठाकर तो उनके घरों में जाकर पहुंचा के आते हैं। तो अगर इस्लाम के प्रिंसिपल्स को देखें और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें तो ये होना चाहिए, और इमीडिएटली इसको जो है हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके मुतल्लिक सोचना चाहिए। और दूसरी राय नहीं है कि इसका फ़ायदा होगा नेशन की डेवलपमेंट में, बजाय कि कोई नुकसान होगा या इसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिकदार साहब। मिस आयशा, आप आखिरी पैगाम क्या देंगी? देखिए जी, हम लोग जो NGO सेक्टर में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे ना, आपको हर जगह किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर नज़र आएगा। और जो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड किचन गार्डन्स होते हैं, आई थिंक ये पाकिस्तान जो है एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पाकिस्तान का हर जगह जो है आप उस जगह की इंडिजिनस क्रॉप्स को उगा सकते हैं, उस जगह के इंडिजिनस फल को उगा सकते हैं। तो जो किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है या बैकयार्ड गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको आई थिंक हमें अपनी फैमिलीज़ में वापस लाना है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हमारी जो ओवरऑल खुराक की या ग़िज़ाइयत की कमी है उसको भी हम अच्छी तरह ओवरकम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में मिस आलिया, आप जो हैं वो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिविल सोसाइटी अलायंस जो है न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे जो दोनों साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सम अप किया है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें, न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत जो है वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, यानी कि हर फर्द की अपनी पसंद या नापसंद से मुंसलिक है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आयशा ने पहले बताया था कि जब राशन पैकेजेस इवन इमरजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो लोग अपनी पसंद की चीज़ें उसमें से खा रहे होते हैं या पसंद की चीज़ें निकाल के उसको प्रेफर करते हैं। देखिए, कुदरत ने जो सारी चीज़ें पैदा की हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हमें अपने आप को एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो कि प्रोडक्टिव ज़िंदगी हो और हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी इंडिविजुअल तरक्की और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, ज़रूरी है कि हम तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो गवर्नमेंट, हम एक तरफ सिविल सोसाइटी अलायंस की तरफ से अगर गवर्नमेंट के साथ और पार्लियामेंटेरियंस के साथ और डिसीजन मेकर्स के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को फंडामेंटल राइट के तौर पे शामिल किया जाए। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है तमाम लोगों की तरफ से जिनसे भी हमने कांटेक्ट किया है, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा है या गवर्नमेंट का हिस्सा इस वक्त नहीं भी है,
تمام لوگوں نے اس بات کو انڈورس کیا اور مل کے کام کرنے کو اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ مل کے اس حوالے سے کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے اور پھر خوراک کے تحفظ کے حوالے سے، غذائی صحت کے حوالے سے، غذائی تحفظ کے حوالے سے بتایا. یہ اس سیریز کا پہلا پروگرام ہے. غذا اور غذائیت آپ کا حق سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ابھی جو پروگرام آپ نے سنا غذا اور غذائیت آپ کا حق، اسکیلنگ اپ نیوٹریشن سول سوسائٹی الائنس اور نیوٹریشن انٹرنیشنل کی جانب سے پیش کیا گیا.